अध्याय 6 गर्मियों की तपिश और अतीत का एक भूत। 2 साल बाद गर्मियों की तेज धूप ओक हेवन पर चमक रही थी, जिसने कीचड़ भरे रास्तों को सुखाकर सख्त और दरारों वाली मिट्टी में बदल दिया था। 16 साल की रोया अपने काम चलाऊ क्लिनिक के छोटे से लकड़ी के काउंटर के पीछे बैठी थी और तांबे के सिक्कों की एक छोटी सी ढेरी को घूर रही थी। वो उन्हें गिनने के लिए संघर्ष नहीं कर रही थी। उसे ठीक ठीक पता था कि वहां कितने पैसे हैं। एक एक आधे सिक्के तक का हिसाब उसे याद था। इसके बजाय वो अपनी आस्तीन के किनारे से एक थोड़े से धुंधले सिक्के को बहुत ही सावधानी से चमका रही थी और उन्हें बिल्कुल बराबर छोटे छोटे टावरों में सजा रही थी। उसके चेहरे पर एक गर्व से भरी, बहुत ही संतुष्ट मुस्कान थी। लिटिल माइजर कंजूस बच्ची के रूप में उसे अपनी आपातकालीन बचत, इमरजेंसी फंड्स को बढ़ते हुए देखने से ज्यादा शांति किसी और चीज में नहीं मिलती थी। रोया, आ जाओ, खाना खा लो। रसोई से एलारा की गर्मजोशी भरी आवाज आई। रोया का चेहरा तुरंत चमक उठा और उसने अपने सिक्कों के टावरों को वहीं छोड़ दिया। उसने जल्दी से तांबे के सिक्कों को एक छिपी हुई चमड़े की थैली में समेटा, काउंटर के ऊपर से छलांग लगाई और पीछे के कमरे में दौड़ पड़ी। जब वो दौड़ी तो उसके गहरे चमकीले बैंगनी बाल उसके पीछे बेतहाशा उड़ने लगे और खिड़की से आती सुनहरी धूप उनमें चमकने लगी। पिछले 2 सालों में उसकी लंबाई बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी, उसकी आकर्षक बैंगनी आंखें बिल्कुल उसी बचकानी उत्तेजना के साथ चौड़ी हो गईं, जैसी मेज पर सब्जियों के स्ट्यू के 2 भाप निकलते कटोरे देखकर हमेशा होती थीं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माँ, रोया ने कहा और तुरंत खाने पर टूट पड़ी। एलारा पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ लग रही थी, उसकी त्वचा जीवन से चमक रही थी। वो मुस्कुराई और रोया के चेहरे से बैंगनी बालों की एक आवारा लट को हटाते हुए बोली, तुम पूरी सुबह वहां बैठकर अपने सिक्कों को घूरती रही मेरी नन्ही चिड़िया। तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं उनकी रखवाली नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वे कहीं भाग तो नहीं गए? रोया ने मुंह में खाना भरे हुए ही मजाक किया। इससे पहले कि वो एक और निवाला ले पाती, क्लिनिक के सामने वाली घंटी बजी। रोया ने झल्लाते हुए आह भरी और सामने जाते ही उसके चेहरे पर फिर से एक सख्त व्यापारी वाला भाव आ गया। फिन काउंटर के पास खड़ा था। बेकर का बेटा अब 18 साल का हो चुका था और आटे की भारी बोरियां उठाने के कारण उसके कंधे चौड़े हो गए थे। फिन, रोया ने अपने हाथों पर ठुड्डी टिकाते हुए कहा। एक और चोट? हाँ, फिन ने अपनी बांह ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी त्वचा पर एक बहुत ही सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक, मुश्किल से दिखाई देने वाली खरोंच थी। एक ब्रेड की टोकरी में फंस गया। काफी तेज जलन हो रही है। रोया ने उस छोटी सी खरोंच को घूरा, फिर उसने उसके चेहरे की ओर देखा। फिन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वो खरोंच को भी नहीं देख रहा था। वो उसके बैंगनी बालों को इतनी गहराई से घूर रहा था कि रोया को बहुत असहज महसूस हुआ। जब से वो कमरे में आई थी, उसने पलकें तक नहीं झपकाई थीं। वो बस यहां खड़े रहने और मुझे घूरने का बहाना चाहता है, रोया ने सोचा। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसे उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानती थी कि उसकी ये नज़र हमेशा अजीब लगती थी। फिर भी पैसे देने वाला ग्राहक तो पैसे देने वाला ग्राहक ही होता है। इसका एक तांबे का सिक्का लगेगा, रोया ने सपाट आवाज में कहा। उसने साधारण जड़ी बूटियों के पेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसे खरोंच पर लगा दिया। फिन ने दर्द से सीतक नहीं की। उसकी नजरें रोया के चेहरे पर ही टिकी रहीं। आज तुम्हारे बाल और भी खूबसूरत लग रहे हैं रोया, उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। एक तांबे का सिक्का फिन, रोया ने उसकी तारीफ को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दोहराया। फिन ने पलकें झपकाईं। हाँ, बिल्कुल। उसने काउंटर पर सिक्का गिराया और दरवाजे से बाहर निकल गया। रोया ने जल्दी से अपनी बाहों को रगड़ा, उसकी नजरों से पीछे छूट जाने वाली उस अजीब सी सिहरन को दूर करने की कोशिश की। उसी दोपहर बाद रोया अपनी जड़ी बूटियों का स्टॉक भरने के लिए बाजार गई। गांव का चौराहा खचाखच भरा हुआ था और गर्मियों की गपशप जोरों पर थी। मैंने सुना है कि लोरिन साम्राज्य ने अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना है, एक व्यापारी ने भीड़ के शोर के बीच चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उन्होंने इस साल राज्याभिषेक की घोषणा जरूर कर दी है। अगर उन राजकुमारों ने कोई फैसला नहीं किया तो सड़कों पर खून बहेगा। रोया उनके बीच से गुजरी और कुछ सूखी जड़ों को देखने के लिए रुक गई। उसके बगल में गांव की 2 औरतें उत्साह से फुसफुसा रही थीं। वैद्य अपोथेकरी के पास क्यों जाना जब तुम चर्च जा सकते हो? एक औरत ने ओक हेवन के केंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। पवित्र लोगों ने इसे यहीं हमारे गांव में बनाया है। वे किसी भी बीमारी को तुरंत ठीक कर सकते हैं। एक सच्चा चमत्कार। रोया ने उधर देखा। यही वो कारण था जिसकी वजह से हाल ही में उसके क्लिनिक का मुनाफा गिर गया था। लोग इस नए धर्म की ओर झुंड में जा रहे थे। एक चमत्कार? हाँ, बिल्कुल, रोया ने मन ही मन व्यंग्य किया। ये एक धोखा है। इलाज में समय और ज्ञान लगता है,
कोई जादुई रोशनी नहीं। जो भी हो उन्हें धोखा खाने दो। मेरे पास अभी भी काफी बचत है। उसने अपनी जड़ी बूटियां खरीदी और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, उसने अंदर से गूंजती हुई एक तेज, आक्रामक पुरुष की आवाज सुनी। लगता है तुम मुझसे ऐसे ही छुप सकती हो? रोया दरवाजे पर ही ठिठक गई। लिविंग रूम अस्त व्यस्त था। मैले कपड़ों में एक लंबा, भारी दाढ़ी वाला आदमी नशे में झूम रहा था। गैरेट, उसका सौतेला पिता। एलारा दीवार से सटी हुई थी और गिड़गिड़ा रही थी। हमारे पास कोई पैसा नहीं है गैरेट, कृपया चले जाओ। झूठी औरत, गैरेट ने थूकते हुए कहा। उसका चेहरा नशे के गुस्से से लाल था। मैंने खबर सुनी है। उसने तुम्हें एक लाश से जिंदा कर दिया और अब तुम उस क्लिनिक से खूब पैसा कमा रही हो। मुझे पैसे दे दो, मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। धड़ थड़, रोया के हाथों से जड़ी बूटियों की टोकरी खिसक गई और लकड़ी के फर्श पर जा गिरी। गैरेट ने उस आवाज की तरफ झटके से अपना सिर घुमाया। उसने एक पल के लिए रोया को घूरा और नफरत से अपना होंठ सिकोड़ा। उसने कभी अपनी सौतेली बेटी की परवाह नहीं की थी, इसलिए उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी तरफ पीठ कर ली। उसने एलारा के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए अपना भारी हाथ उठाया। रोया ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। वो लाचार बच्ची नहीं थी जिसे उसने छोड़ दिया था। वो पलक झपकते ही कमरे के पार गई और उसने हवा में ही उसकी नीचे आती हुई कलाई को पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, गैरेट अपनी बांह वापस खींचने की कोशिश करते हुए दहाड़ा। वो अपनी बांह को 1 इंच भी नहीं हिला सका। रोया ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी बैंगनी आंखें खूंखार तरीके से चमक रही थीं, एक अलौकिक, तेज रोशनी जो हमेशा तब जगमगा उठती थी जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती थी। तुम हमें मरने के लिए छोड़ गए थे, रोया ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। जब वो ठंड से जम रही थी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब तुम भाग गए और अब तुम मेरे पैसों के लिए वापस आए हो। रोया की उंगलियों से सघन, गहरा बैंगनी एथर सीधे गैरेट की कलाई में बहने लगा और उसकी नसों के सिरों को कसकर लपेट लिया। अल्लाह, गैरेट चीखा। उसके घुटने टिक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बाह में आग लग गई हो। मुझे जाने दो। तुम क्या कर रही हो, नीच लड़की? रोया ने उसकी बाह में और भी ज्यादा एथर झोंक दिया। गैरेट ने दर्द से कराहते हुए एक जोरदार चीख मारी और पूरी तरह से फर्श पर गिर पड़ा। कृपया मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? एलारा दौड़कर आगे आई और उसने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ रोया के कंधे पर रख दिया। रोया, उसे जाने दो, कृपया। एलारा जानती थी कि रोया ने उसे कैसे ठीक किया था और अपनी बेटी को किसी को चोट पहुंचाने के लिए उसी शक्ति का उपयोग करते हुए देखकर वो डर गई थी। रोया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों से वो चमकता बैंगनी रंग फीका पड़ गया और उसने उसकी कलाई छोड़ दी। गैरेट ने डर के मारे अपनी बाह को पकड़ते हुए जल्दी से खुद को फर्श पर पीछे की ओर घसीटा। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकला और रास्ते पर भागने लगा। उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तुम एक राक्षस हो, गैरेट ने थूकते हुए कहा। डर के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। मैं ये भूलूंगा नहीं, तुम बस इंतजार करो। उसके जाते ही रोया के शरीर से एड्रेनालाइन, गुस्सा, उत्तेजना कम हो गया। एलारा ने उसे कसकर गले लगा लिया और पूरी तरह राहत से उसकी आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। रोया ने भी अपनी मां को कसकर गले लगाया और अपना चेहरा उनके कंधे में छिपा लिया। अगले दिन बाजार चर्च के सदस्यों से भरा हुआ था। बेदाग सफेद लबादे पहने लोग इधर उधर घूम रहे थे, अपने चमत्कारों का प्रचार कर रहे थे और गांव वालों से जुड़ने के लिए कह रहे थे। रोया ने देखा कि कई स्थानीय लोग पहले से ही अपनी कलाइयों और गर्दन पर चर्च का प्रतीक सिंबल पहने हुए थे, एक गोल घेरा जिसके अंदर एक प्लस जोड़ का निशान था और नीचे वाली रेखा घेरे के बाहर तक जा रही थी। रोया ने अपनी आंखें घुमाई और घर जाने के लिए लंबा रास्ता चुना, वो रास्ता जो खाली कटे हुए धान के खेतों के बगल से गुजरता था। हवा ताजी और मीठी थी। ओकहेवन के केवल 2 गार्ड उसकी ओर आ रहे थे। गांव गरीब था, इसलिए वे कोई कवच आमर नहीं पहनते थे, बस साधारण अंगरखे, ट्यूनिक्स, सस्ते जूते और उनकी कमर से बंधी जंग लगी तलवारें। रोया ने अपनी चाल धीमी की और जब वे पास से गुजरे तो उनकी बातें सुनने लगीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो सिर्फ एक डाकू नहीं है, लंबे गार्ड ने बुदबुदाते हुए कहा। वो एक आवारा तलवारबाज है जो ग्रेट किरा फॉरेस्ट में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सिर्फ एक आदमी? दूसरे गार्ड ने हंसते हुए कहा। सिर्फ एक? मैंने सुना है कि उसने अकेले ही अल्बर्ट के शूरवीरों नाइट्स की पूरी टुकड़ी को हरा दिया। बिल्कुल अकेले। रोया की भौहें सिकुड़ गईं। एक तलवारबाज जो ग्रेट किरा फॉरेस्ट में अल्बर्ट के शूरवीरों से लड़ रहा है? ये तो हमारे घर के बहुत करीब है। सूरज ढलने पर वो घर लौटी।
एलारा ने पहले ही मेज सजा दी थी। वे कमरे की शांतिपूर्ण गर्म रोशनी में बैठ गईं और शांति से अपना रात का खाना खाने के लिए तैयार थीं। रोया ने अपना चम्मच उठाया। धड़ धड़ धड़, बम बम बम। अचानक किसी ने बहुत जोर से उनके सामने का दरवाजा पीटा। दरवाजा खोलो, बाहर से एक घबराई हुई हांफती हुई आवाज चिल्लाई। कृपया जल्दी खोलो। लेखक राइडा की ओर से। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगला चैप्टर बहुत जल्द आ रहा है। आगे की कहानी से जुड़े रहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।